नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका यूनिट फर्स्ट, जिसका टॉपिक है पुनर्जागरण, रेनेसांस। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये रेनेसांस जो टॉपिक है, पुनर्जागरण, ये मुख्य रूप से ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके आगे के जितने टॉपिक्स हैं, जैसे अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, इन सभी क्रांतियों में इस पुनर्जागरण का एक अहम रोल रहा है, जो कि 13वीं सदी से 17वीं सदी तक चर्चा में रहा। पुनर्जागरण तो लगभग ये 13 से 17वीं सदी तक ये बना रहा। और पुनर्जागरण कोई भी एकाएक होने वाली घटना नहीं थी, यह सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया थी, जिसमें कि लोगों के बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और लोग जो है तर्क शक्ति पर बल देने लगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुनर्जागरण के क्या क्या कारण रहे, क्या क्या इसकी विशेषताएं थीं और क्या क्या इसके प्रभाव पड़े, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होगा, अर्थात उसमें आपको 3 प्रश्न लिखने होंगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में दे रहा हूँ। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव में होता है तो आप उसको लिख सकते हैं, और एंड टर्म जो कि ऑब्जेक्टिव में होगा उसके लिए भी ये जो वीडियो है पर्याप्त रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें भी जो है मैक्सिमम फैक्ट डाले हैं, और जो भी फैक्ट मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पुनर्जागरण, रेनेसांस, कॉज, फीचर्स एंड इम्पैक्ट, इन तीनों पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें कॉज, इम्पैक्ट और फीचर्स सारा डिस्कस करने पे वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, तो आप धैर्य बना के देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पुनर्जागरण, रेनेसांस कहते किसको हैं? तो पुनर्जागरण जो फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो रेनेसा जो आप अंग्रेजी शब्द देखते हैं रेनेसांस, वो रेनेसा शब्द जो है वो फ्रांसीसी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो दोबारा जाग उठना। अब दोबारा जाग उठने का मतलब क्या हुआ कि पहले कभी जगे थे, फिर सो गए, उसके बाद पुनः जगे हैं, अर्थात दोबारा जाग उठना। इस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे चलने पर। तो पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से इसकी भी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोबारा जाग उठना। पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में इटली से होती है। इटली के फ्लोरेंस शहर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पुनर्जागरण शब्द व्यापक अर्थों में अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो एक प्रकार की ये मनोदिशा होती है। मनोदशा मतलब क्या? मन का जो भाव होता है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस समाज के अंदर पुनर्जागरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़िए, पुनर्जागरण शब्द व्यापक अर्थों में एक प्रकार की मनोदशा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मानववाद, व्यक्तिवाद, तर्क बुद्धिवाद, बौद्धिक चेतना, साहसिक मनोभाव जैसे गुणों पर बल दिया जाता है। ये जो जितने भी पांचों शब्द हैं, ये मानववाद, व्यक्तिवाद, तर्क बुद्धिवाद, बौद्धिक चेतना, साहसिक मनोभाव, ये समझ लीजिए एक तरह से पुनर्जागरण के गुण हैं। मानववाद का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था, पोप और पादरी, जितने भी चर्च में रहने वाले लोग थे, चर्च से जुड़े हुए जो लोग थे, पोप थे, पादरी थे, ये सभी धार्मिक कार्यों में लोगों को फंसाए रखते थे, अर्थात धर्म ही जीवन था, एक तरह से कह सकते हैं। तो पुनर्जागरण के पहले लोग कुरीतियों से एकदम भरे पड़े थे, पोप के जो है चंगुल में दबे पड़े थे। तो जब पुनर्जागरण का विकास हुआ तो उसमें धर्म को छोड़ के मानव पर ध्यान केंद्रित किया गया, और वहाँ से मानववाद की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मानववाद की शुरुआत जो है पुनर्जागरण से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप व्यक्तिवाद की बात करें तो व्यक्तिवाद में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है, जो कि उसको प्रकृति के द्वारा मिला होता है। न ही उसे कोई राजा छीन सकता है, न ही उसका कोई शत्रु छीन सकता है, कोई उसको नहीं छीन सकता है। उसका वो अधिकार होता है जो उसको प्रकृति के द्वारा दी गई होती है। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिवाद। तर्क बुद्धिवाद क्या होता है? किसी भी प्रश्न में तर्क करना। जैसे यदि अगर कोई भी सामान, पेड़ से अगर फल टूटा तो नीचे गिरा, तो क्यों नीचे गिरा, इसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश की जाए, अर्थात इसको कहते हैं तर्क बुद्धिवाद। प्रत्येक प्रश्न के पीछे का तर्क जानना। उसके बाद है बौद्धिक चेतना। बौद्धिक चेतना का मतलब क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। साहसिक मनोभाव से लोगों के अंदर जो है साहस आया, और भौगोलिक खोजें इसी से आप देखेंगे तो बढ़ी। तो ये जितने भी पांचों चीज़ें हैं, मानववाद, व्यक्तिवाद, तर्क बुद्धिवाद, बौद्धिक चेतना, साहसिक मनोभाव, ये ऐसे शब्द हैं जिसको अगर आप याद रख लेते हैं तो आप पुनर्जागरण के बारे में अच्छे से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके गुण हो गए पुनर्जागरण के।
यहाँ पे आप देखेंगे कि पुनर्जागरण एक लंबे समय तक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया थी, न कि कोई एकाएक घटना। मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण एक दिन में नहीं घटी है, ये लगभग 400 सदी, ठीक है, 13वीं सदी से 17वीं सदी, 13वीं सदी से 17वीं सदी अर्थात 400 साल तक ये घटना है। ये लगभग में हम बता रहे हैं, ठीक है, लगभग 14वीं सदी से 17वीं सदी तक ये बीच में हुआ था पुनर्जागरण की घटना। अब पुनर्जागरण के बारे में एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम यूरोप में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुई थी। अब ये इटली में क्यों सर्वप्रथम हुई, इसके पीछे भी रीजन्स हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, सर्वप्रथम इटली में ही पुनर्जागरण क्यों। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, सबसे पहला कारण। जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया कहाँ है? तुर्की का जो उत्तरी भाग है, जो यहाँ पे इस समय इस्तांबुल है, उसके उत्तरी भाग में जो है कुस्तुनतुनिया स्थित था। और ये जो कुस्तुनतुनिया है वो वेंजेंटाइन साम्राज्य, जो कि यूरोप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें फैले हुए साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो वेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। उस पर जो है 1453 ईस्वी में क्या होता है, 1453 में क्या होता है, तुर्कों द्वारा इस पे आक्रमण कर दिया जाता है। कहाँ पे? कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान लोग थे, जो ज्ञान विज्ञान की उनकी चीज़ें थीं, वो ले के सारी चीज़ें वो इटली की तरफ भागें। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि इटली की तरफ ही क्यों भागें? तो इटली जो है वहाँ से निकलना एक तरह से कहें तो सुलभ था, क्योंकि इटली भूमध्य सागर के जस्ट किनारे स्थित है। एक तरह से कहें तो भूमध्य सागर में ही इटली स्थित है। तो वहाँ से व्यापारिक जो है मार्ग थे, जिससे कि व्यापार होता रहता था अक्सर अरब देशों से। तो इसलिए वहाँ से कुस्तुनतुनिया से भागना उन लोगों के लिए आसानी पड़ी इटली में। तो जो भी विद्वान लोग थे, मैक्सिमम विद्वान लोग पहुँचे इटली में अपने ज्ञान विज्ञान के साथ, और वहाँ पे इटली के लोगों के साथ जब उन लोगों का इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, इंटरेक्शन जब हुआ उन लोगों का, तो वहाँ पे नए नए विचार उत्पन्न हुए। लोगों को पता चला कि कैसी कैसी जो है दूसरे ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे हम ज़िंदगी जी रहे हैं। एक दूसरे की जब तुलना किए तो पता चला कि इससे भी बेहतर ज़िंदगी हो सकती है, और वहाँ पे लोगों की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? वेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अतः कुस्तुनतुनिया के विद्वान लोग अपनी कला और संस्कृति, विज्ञान इत्यादि को बचाने के लिए इटली में ही शरण लिए, जिससे इटली के लोगों का नए विचारों से परिचय हुआ, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो रीजन्स था, इटली का व्यापारिक मार्गों से संबंध। तो इटली मैंने आपको बताया कि भूमध्य सागर में स्थित है, जिससे कि उसका अरब देशों से अक्सर व्यापार होता रहता था। तो उसकी वजह से वो जो भूमध्य सागर का क्षेत्र था, वहाँ पे अक्सर जब व्यापारी लोग आते थे तो नए नए विचारों का आदान प्रदान होता था इटली में, जिससे कि वहाँ के लोगों की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, लोगों में तर्कवाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। तीसरी जो विशेष कारण था इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण स्टार्ट होने का, वो था 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य के अंत के बाद जो रोमन साम्राज्य था, उसकी साहित्यिक कृतियों का रोम अर्थात इटली के शहर, रोम कहाँ पे है? इटली का ही एक शहर है रोम, वहाँ से मिलना। अब यहाँ पे एक कहानी समझने की आपको ज़रूरत है, और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था दोबारा जाग उठने की घटना। तो पहले सोए थे, पहले जगे थे, फिर सो गए, फिर उठे, तभी तो दोबारा जागना इसका सेंस हुआ। तो इसी तरह कब जगे थे यहाँ पे आपको पता चलेगा। 4वीं सदी में क्या होता है? रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। रोमन साम्राज्य इटली में ही एक साम्राज्य था, जो कि रोम शहर से स्टार्ट होता था और लगभग अफ्रीका के उत्तरी भाग तक वो पूरा फैला हुआ था, प्रेजेंट अफ्रीका के, ठीक है। तो वहाँ पे जब इसका अंत हुआ रोमन साम्राज्य का 4वीं-5वीं सदी में, अयोग्य एक तरह से कहें तो राजाओं की अनुपस्थिति में जब इसका अंत हुआ, जब इसका पतन हुआ, तो उसकी साहित्यिक कृतियाँ जो थीं, वहाँ के जो सांस्कृतिक चीज़ें थीं, वो वहीं पे रह गईं, इटली के रोम शहर में ही रह गईं। और वहाँ से आप देखेंगे जब लोगों के अंदर धीरे धीरे बौद्धिक चेतना का विकास होता है, कहाँ पे? मध्यकालीन युग में, 12वीं-13वीं सदी में। तो उन लोगों को अपने पूर्वजों के प्रति, अर्थात जो उनके पूर्वज थे पहले के, जैसे 4वीं शताब्दी के, 3री शताब्दी के, तो उन लोगों के बारे में जानने की उन लोगों में ललकता आई, और वो लोग जो है उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश किए, उन लोगों से प्रेरणा ली और बौद्धिक चेतना का अपने विकास किया। तो 4वीं-5वीं सदी में अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और एक बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था। तो उस समय लोग जगे हुए थे
फिर बीच में चौथी 5वीं सदी से लेके 12वीं 13वीं सदी तक ये अंधकार युग कहलाता है इटली में, क्योंकि उस समय लोगों का बौद्धिक चेतना का विकास नहीं हो सका था। उसके बाद 13वीं 14वीं सदी तक की बात करें, 13वीं 14वीं सदी से लोगों की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, लोगों में तर्कवाद जन्म लिया और धीरे धीरे करके इस तरह से पुनर्जागरण इटली में ही स्टार्ट होता है। चौथा जो कारण है वो है आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर थी। अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि पैसा है आपके पास तो आपका जो है व्यापार जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले आगे बढ़ेंगी। जैसे ये यहाँ ये एक व्यापारिक केंद्र भी था इटली, क्योंकि भूमध्य सागर के किनारे स्थित था, भूमध्य सागर में ही स्थित था। तो अरब से जब इसका व्यापार होता था तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इसकी आर्थिक स्थिति थी वो सुदृढ़ थी। जहाँ भी व्यापार होगा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ही होगी। इसकी वजह से भी इटली में ही सर्वप्रथम जो है पुनर्जागरण का आविर्भाव होता है। तो ये कुछ रीजन्स थे जिसको आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। अब हम जानते हैं कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे पूरे यूरोप में। मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट वाइज चीज़ें लिख के लाया हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे 4-5 लाइन में एक एक पॉइंट को लिख के लाता तो उससे क्या होता, टाइम ही लॉस जाता। और मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ इसको अगर आप सुन लेते हैं अच्छे से तो आप लिख लेंगे, बस इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। सबसे पहला जो कारण था वो था मुस्लिम तथा ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध। मैंने आपको बताया जो बेंजेंटाइन साम्राज्य जो पूरे यूरोप में फैला हुआ था, और एक टर्की में जो है मुसलमान थे, ठीक है, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था। अब बेंजेंटाइन साम्राज्य अर्थात यूरोप में सभी जो है ईसाई धर्म के थे। ईसाई धर्म में लगभग 73-74 संप्रदाय होते हैं, जिसमें से मुख्य 2 हैं कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ये मुख्य आप नाम इसका सुनेंगे। तो यूरोप में पूरे जो है ईसाई धर्म के लोग थे, और जो टर्की है वहाँ पे मुसलमान। तो इन लोगों के बीच धर्म युद्ध चल रहा था अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि ईसाई एक तरह से कहें तो हार तो गए, असफल हो गए। बेंजेंटाइन साम्राज्य को तुर्की ने आगे तक कवर करता चला ही गया, वहाँ से लोग भाग भी गए, इटली में चले गए। लेकिन जब ईसाई मुसलमानों से लड़ रहे थे तो वहाँ का माहौल, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र उन लोगों को प्रभावित किया, उन लोगों में बौद्धिक चेतना का विकास करने के लिए उन लोगों को प्रेरणा दी। कैसे? जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं तो आपको अनुभव होता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक जिंदा दिमाग इंसान से मिलते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो ये जब धर्म युद्ध में जाते थे, जब युद्ध करने के लिए ईसाई जाते थे तो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के आते थे, और सीख के आने के बाद अपने देश में, अपने स्थानीय जगहों पर जो है उसका प्रसार करते थे, ठीक है। तो जब मुस्लिम तथा ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हुआ तो वहाँ से ईसाइयों ने बहुत कुछ सीखा। दूसरा जो रीजन्स था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के द्वारा अधिकार। ये तो मैंने आपको बताया कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जो कि बेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, जब उस पर अधिकार कर लिया तो वहाँ से जो है लोग भागना स्टार्ट हुए और इटली में चले आए। इटली से धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में पुनर्जागरण फैल गया। जो तीसरा चीज़ें हैं, एक तरह से कहें तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उन लोगों के लिए अब जगह नहीं थी कोई, और जगह नहीं थी तो भौगोलिक खोजें स्टार्ट हो गई। ईसाइयों के पास, कुस्तुनतुनिया में जो लोग रहते थे उन लोगों के पास कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से भौगोलिक खोजें स्टार्ट हुई। भौगोलिक खोजों की वजह से उपकरण के आविष्कार हुए। उपकरण के आविष्कार से धीरे धीरे पुनर्जागरण की तरफ ये लोग अग्रसर हो गए। वैज्ञानिक क्रांति, मैंने आपको बताया कि जब लोगों के अंदर बौद्धिक चेतना आई तो नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ, जैसे कंपास का। जब भौगोलिक खोजें होंगी तो कुतुबनुमा का आविष्कार होगा कि समुद्री मार्गों में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ पे किस रास्ते जाना है हमको। तो इसी आप देखेंगे 1498 ईस्वी में ये कोलंबस जो है, सॉरी, वास्को डी गामा भारत आता है, फिर कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए आता है 1492 में। इस तरह जो है वैज्ञानिक खोजें हुई और जो है लोग अपना पुनर्जागरण की तरफ अग्रसर हुए। नेक्स्ट है यूरोप में छपाई खाने की खोज। यूरोप में छपाई खाना, जब ये उपकरण का निजात हो रहा था, जब आविष्कार हो रहा था, तो उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का आविष्कार हुआ जिसको हम छपाई खाना कह सकते हैं। छपाई खाना जो विचार थे उसको फैलाने में इसने बहुत मदद की। जब एक लोगों की कोई चीज़ पता चलती थी तो वो अपने विचारों को कैसे दूसरों के पास पहुंचाएं। उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं कि व्हाट्सएप पे डालें तुरंत चला गया। तो अपने विचारों को फैलाने के लिए छपाई खाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बना, और यहाँ से आप देखेंगे तो विचारों को जब फैली पूरे यूरोप में तो यहाँ से पुनर्जागरण अपने जोर शोर पे पहुँचा। भौगोलिक खोजें भी एक महत्वपूर्ण कारण थी, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। लोगों के पास जब कोई साधन नहीं बचा तो भौगोलिक खोजों के लिए निकले, तो नए नए देशों की खोज की, भारत की समुद्री मार्ग से खोज की, अमेरिका की खोज की, नए नए कॉलोनीज बनाए, ठीक है। उसके बाद व्यापारिक यात्राएं भी की।
प्राचीन साहित्य का अध्ययन। अब प्राचीन साहित्य का अध्ययन का मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, जो रोमन साम्राज्य था जब उसका पतन हो गया था तो उसकी जो सांस्कृतिक चीज़ें थी वो सारी वहीं पे दबी की दबी थी। तो वहाँ से जब चीज़ों को उन लोगों ने निकाला तो उसको पढ़ के उनसे प्रेरणा ली, अपने बौद्धिक चेतना का विकास किया, तर्क शक्ति का विकास किया, मानववाद का विकास किया, तो इस तरह व्यक्तिवाद का विकास किया। तो इस तरह ये साहित्य का अध्ययन करके भी पुनर्जागरण की तरफ लोग अग्रसर हुए। मानववाद का प्रचार करते करते जो है कि धर्म को छोड़ के मुख्य जो केंद्र है वो मानव पे लाया जाए और मानव पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा का विकास की अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर जो है जब समझ आया कि हाँ अब हमको जो है नए नए मार्गों की खोज करना है, नए नए आविष्कार करने हैं, तो ये कैसे होगा, पहले चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुली, कुछ स्कूल्स खुलें, लोग जो है शिक्षा जो है मौखिक रूप से लोगों को बांटने लगे, इस तरह करके शिक्षा का भी विकास हुआ। तो इन सभी कारणों की वजह से यूरोप में पुनर्जागरण स्टार्ट होता है। और अगर आपके पेपर में लिखने के लिए आता है तो आप ऐसे पॉइंट लिख के 2-2 लाइन लिख देंगे तब भी इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। जो पुनर्जागरण है उसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कुछ फीचर्स भी आप लिख सकते हैं। जैसे पुनर्जागरण की जो मुख्य विशेषता थी वह स्वतंत्र चिंतन था। पहले क्या था, लोग धार्मिक स्तर पे रुके थे कि जो भी चीज़ें पोप कहेगा, जो भी चीज़ें चर्च कहेंगे, जो भी चीज़ें पादरी कहेंगे वही हमको मानना है। धर्म पे लोग आधारित थे, वो भी धर्म किसको कहते थे लोग इसको नहीं जानते थे, बस पोप और पादरी पर निर्भर थे। लेकिन जब लोगों के अंदर नए नए बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, जब लोगों ने नई नई चीज़ों को जानना शुरू किया, नए नए विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो लोगों का एक तरह से कहें तो स्वतंत्र चिंतन लोगों ने करना शुरू किया। देखिए, चिंतन और चिंता दो शब्द हैं, चिंतन और चिंता। चिंता कब होती है, जब हम किसी चीज़ के बारे में हमेशा निगेटिव वे में सोचते रहते हैं तो उसको चिंता कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी का आलोचनात्मक चिंता कर रहे हैं, चिंता ही कर रहे हैं लेकिन आलोचनात्मक, उसमें अच्छी भी चीज़ें सोच रहे हैं, बुरी भी चीज़ें सोच रहे हैं, तो हम उसको चिंतन कहेंगे, क्योंकि तब हम वहाँ पे तौल सकते हैं चीज़ों को कि क्या सही और क्या गलत है, तो हम इसको चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्वतंत्र चिंतन पैदा हो गया, पुनर्जागरण इससे इसकी एक विशेषता है, ठीक है। पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता मनुष्य को अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से मुक्त कराना। तो चर्च उस समय एक बहुत बड़ी उन लोगों के लिए अभिशाप था जिससे उनको मुक्ति मिली पुनर्जागरण के फलस्वरूप। अभी भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है। जब 18वीं सदी में जब क्रांति होंगी, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 17वीं सदी में आप देखेंगे इंग्लैंड की क्रांति, इन सभी क्रांतियों के फलस्वरूप पूरी तरह से वहाँ पे जो है स्वतंत्रता उन लोगों को मिलेगी इन बंधनों से। उससे मुक्त कराकर उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास किया गया, ठीक है। तो पुनर्जागरण जो है जब लोगों के बीच में फैला तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तीसरी जो विशेषता है पुनर्जागरण की वो है मानववादी विचारधारा। के धर्म को छोड़ के मुख्य जो फोकस था वो मानव पे लाया गया, मानववादी विचारधारा थी, ठीक है। चौथा जो है उसकी एक अन्य विशेषता यह थी कि देशज भाषाओं का विकास हुआ। अब यहाँ पे एक कहानी आपको समझ लेनी जरूरी है। चूँकि पोप और पादरी ये कहते थे कि जो भी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं वो हर एक इंसान को मानना चाहिए, अगर नहीं मानेगा तो वो पाप कर रहा है। और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो बाइबल की चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन वो केवल अंधविश्वास लोगों के बीच फैला रहे थे, पोप और पादरी। तो एक दार्शनिक हुए, थिंकर हुए यूरोप के बाइक्लिफ, उन्होंने ये कहा जब हर एक चीज़ बाइबल के अनुसार ही चलेगी तो प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़ना चाहिए। और उसके लिए, और चूँकि आप यहाँ पे एक ध्यान बात दीजिएगा कि जो बाइबल है वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो लैटिन भाषा तो बहुत ही कठिन भाषा, जिस तरह यहाँ पे संस्कृत है उसी तरह वहाँ पे लैटिन था। तो लैटिन भाषा में तो हर एक व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता था उसको, तो जो भी पोप और पादरी बताते थे तो लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन बाइक्लिफ ने ये प्रयास किया कि जो लैटिन भाषा में जो बाइबल है उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में किया जाए, जिससे कि आम जनता भी उसको पढ़ के समझ सके। बाइक्लिफ ने ये प्रयास शुरू किया और पोप और पादरियों का जो एक तरह से कहें तो भय इतना अधिक था कि लोगों को जला दिया जाता था। यदि कोई भी चर्च अथवा पोप अथवा बाइबल की खिलाफ बोलता था तो उसको जला दिया जाता था। एक कहानी इसी परिप्रेक्ष्य में आती है कि बाइक्लिफ जो था उसने जब लोगों के साथ साथ मिल के, अपने अनुयायियों के साथ मिल के जब बाइबल को बांटना शुरू किया तो कुछ समय बाद बाइक्लिफ की मृत्यु हो गई। बाइक्लिफ की मृत्यु हो गई, उसको दफना दिया गया। लेकिन जब इस बात को पोप को पता चला कि ये बंदा जो है वो लोगों के बीच अंग्रेजी में जो है बाइबल को बंटवा रहा है, लोगों के अंदर पुनर्जागृत होने के लिए एक भाव पैदा कर रहा है, तो इससे
पोप को बहुत ही क्रोध आया एक तरह से कहें तो, और वो क्या किया, वाइक्लिफ की अस्थियों को पुनः निकलवा के जलवाया। अब चूंकि वाइक्लिफ तो मर चुका था, उसकी अस्थियों को दफना दिया गया था, उसके बॉडी को, तो केवल अस्थियां बची थी, उसको निकलवा के फिर जलाया। तो ऐसी वहाँ पे दयनीय स्थिति थी, आप इस कहानी से समझ सकते हैं। तो पुनर्जागरण की अन्य विशेषता ये भी थी कि लोग देशज भाषाओं का वहाँ पे विकास हुआ। नई नई भाषाओं जैसे जर्मन भाषा का, फ्रेंच भाषा का, इंग्लिश भाषा का, ऐसे ऐसे देशज भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का वहाँ पे विकास होता है, जिससे कि पुनर्जागरण में वृद्धि आती है। ये भी एक विशेषता के रूप में आप लिख सकते हैं इसमें। पुनर्जागरण के प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण जो है उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, तो आप प्रभाव तो आराम से लिख लेंगे, इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे चर्च के नियंत्रण से मुक्ति मिल गई, तो लोगों के अंदर जब ये भाव हुआ कि चर्च हमको गलत बता रही है, पोप हमको गलत बता रहे हैं, तो उनसे उनको मुक्ति मिली, उनके नियंत्रण से लोग उनका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। शिक्षा और संस्कृति का स्वतंत्र रूप से विकास होता है, लोग शिक्षा की तरफ रुझान उनका बढ़ता है, संस्कृति की तरफ रुझान बढ़ता है। जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले क्या था कि मानव केवल मरने के बाद के बारे में सोचता था कि हमको जो है स्वर्ग मिले, नर्क न मिले, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता था। लेकिन पुनर्जागरण जब आया तो लोगों ने वर्तमान जो उन लोगों का जीवन था, उस समय जो उन लोगों का जीवन था, उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो उन लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदला। मानवतावाद की विचारधारा वहाँ पे पनपी। मानवतावाद मैंने आपको समझा दिया है क्या है, धर्म को छोड़ के मानव पर फोकस करना। धार्मिक अंधविश्वासों को स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रधानता। जो भी पोप कहता था, जो भी पादरी कहता था, उनको उन चीज़ों को न मान के अब लोगों के अंदर तर्कवाद की क्षमता विकसित हो गई थी, बुद्धि की स्थापना, उन लोगों के बुद्धि की प्रधानता हो गई थी। राजनीतिक रूप से यूरोप में सामंतवाद का ह्रास होता है। सामंतवाद वही पादरी वगैरह जो भी थे, जो भी वो लोग कहते थे, पहले लोग वही करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप से उन लोगों का भी दबदबा कम होने लगा, सामंतों का, और इस तरह कहें तो ये प्रभाव पड़ा। भौगोलिक खोजों की प्रेरणा मिली। जब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब लोग आते हैं कुस्तुनतुनिया से भाग करके अलग अलग देशों में, जब लोगों को ये पता चलता है कि अब धीरे धीरे ये जो टर्की है वह बैजेंटाइन साम्राज्य पे कब्जा करता जा रहा है, तो लोगों को ये एहसास हुआ कि हमको नई जगहों की खोज करनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ पे कोई सुविधा न भी रहे तो हमको वहाँ पे रहने के लिए आसानी रहे। तो इसी की वजह से अब भौगोलिक खोजों की भी प्रेरणा मिली थी। पुनर्जागरण के फलस्वरूप धार्मिक क्रांति हुई। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सुधार आंदोलन, उसमें धार्मिक क्रांति को आपको पढ़ना है। तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप धार्मिक क्रांति की शुरुआत होती है, यहीं पे आके टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। लेकिन जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन से बन सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। लोगों का, मैंने आपको बताया ना मानववाद क्या होता है, तो मानववाद में मानव पर मैक्सिमम फोकस किया गया। किसको छोड़कर? धर्म को छोड़कर। धर्म को छोड़कर मानव पर ज़्यादा फोकस किया गया। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण क्या होता है, दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी। उसने उसमें ये लिखा कि स्वर्ग और नर्क में, दोनों में काल्पनिक, एक तरह से स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक घटना उसमें लिखी, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आगे के जीवन के बारे में न सोचकर जो जीवन चल रहा है उसके बारे में सोचा जाए। पेट्रार्क ने इसी तरह टेलर्स भी लिखी, जिसको हम कैवेलियर टेलर्स भी कहते हैं। वैंक्यावेली का द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वार, इन सबको आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखे थे, और बुकेसी ने डेकामेरॉन लिखा था। उसी तरह चित्रकला के क्षेत्र में लोगों का रुझान जो है वो धार्मिक रूप से बदल कर अब मानव के ऊपर केंद्रित हो गई थी। जैसे राफेल ने मेडोना का चित्र बनाया, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा और द लास्ट सपर। मोनालिसा एक महिला का चित्र है जो कि इतना शानदार बनी है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। द लास्ट सपर जो था, वो जो जीसस थे उनका लोगों के साथ अंतिम बार खाना खाते हुए एक चित्र बनाया गया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पोप और पादरी इनको सबसे अलग बताते हैं जीसस को, वो भी हम ही लोगों की तरह एक तरह से मानव में ही घुले मिले थे। ठीक है, तो लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुई कि धर्म को छोड़ के हमको मानव पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सब हर एक चीज़ धर्म ही नहीं होना चाहिए। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, पहले क्या होता था, जो भी आर्किटेक्चर बनता था वो धर्म के अनुसार, जो जिस तरह पोप कहते थे, जिस तरह पादरी कहते थे, उनके अनुसार बनता था। लेकिन जब ये पुनर्जागरण होता है तो उसके बाद सेंट पीटर का गिरजाघर रोम में बनता है, सेंट पाल गिरजाघर लंदन में बनता है, सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस में बनता है। इस तरह से जो है नए नए आर्किटेक्चर बनते हैं। पहले पादरी जो है किसी भी घर का उद्घाटन करने के लिए, जिस तरह इस समय पंडित वगैरह हैं लोग, उस तरह वहाँ पे पादरी थे। तो ये जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण होता है। आपको इसको ऑब्जेक्टिव की तरह याद रखना है।
विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या पुनर्जागरण होते हैं? कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो, मार्को पोलो, रोजर बेकर। ठीक है, तो कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जो कि इन्होंने सिद्ध किया। ये सारी चीज़ें सिद्ध की हुई हैं। केपलर ने, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने बताया कि ग्रह की गति संबंधी नियम क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। न्यूटन ने, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम। गैलीलियो, जो कि इटली के थे, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। मार्को पोलो, जो कि इटली का था, उसने कुतुबनुमा का आविष्कार किया। कुतुबनुमा जो कंपास होता है उसको कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र। रोजर मेकर, जो कि इंग्लैंड का था, उसने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो ये बेसिक्स जो है फैक्ट थे, जिसको आपको याद रख सकते हैं आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इतना आपके लिए इनफ होगा पुनर्जागरण के लिए, कंटेंट की दृष्टि से अगर देखें तब भी, और नॉलेज की दृष्टि से देखें तब भी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।